Hello students, how are you all? I hope you all are good. So in last lecture we finished respiratory system, means how respiration takes place in human beings. So in this lecture we are going to start a new life process, that is transportation. So students, transportation पहले हम किस में डिस्कस करेंगे? ह्यूमंस में. देन वी विल प्रोसीड इन प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है. ठीक है, कैसे है इम्पोर्टेंट? सपोज आपने फूड लिया, फूड डाइजेस्ट हो गया, किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड डाइजेस्ट हो गया. अब आपने फूड लिया क्यों था? मीन्स आपने खाना क्यों खाया था? ताकि आपकी पूरी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले. इसीलिए तो यही तो पर्पज था ना खाना खाने का. तो उस पूरी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी? किसके थ्रू मिलेगी? मीन्स क्या है, फूड तो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, एनर्जी तो सभी को चाहिए, मसल्स को चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, फिट को भी चाहिए, मीन्स सभी बॉडी पार्ट्स को क्या चाहिए? एनर्जी. और लेकिन डाइजेस्टेड फूड कहाँ है? वो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है. तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका आएगा? आपका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसका आएगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है, क्लियर है? वो कौन होता है? आपका ब्लड. ठीक है, ब्लड के थ्रू जो फूड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. जिस भी ऑर्गन को चाहिएगा वो उससे वहाँ से एनर्जी ले लेगा. ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है. ठीक है, फिर जो बॉडी के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट जो होता है यूरिया की फॉर्म में, ठीक है, तो उसको भी क्या करने का काम? फिल्टर करने का काम कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर. तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट कलेक्ट करके किडनी तक कौन लेकर जाता है? अगेन दैट इज ब्लड. ठीक है, तो फिर ब्लड ही आया फिर भी. मीन्स जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी किस पर डिपेंड है? मीन्स डाइजेस्टेड होने के बाद फूड का जो ट्रांसपोर्ट होना है पूरी बॉडी को, वो किस पर डिपेंड करता है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे. ठीक है, फिर अगर मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाना है फिल्ट्रेशन के लिए, तो अगेन हम किस पर डिपेंड करते हैं? फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगेन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, फिर आपकी बॉडी के अंदर कई सारी ग्लैंड्स हैं. ठीक है, सपोज आपके हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, कई सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है. तो वो क्या करती हैं? कुछ बायोकेमिकल्स सिक्रेट करती हैं जिससे हमारी बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है. ठीक है, क्लियर है? जैसे भाई डिफरेंट ग्लैंड्स है वो डिफरेंट हार्मोन रिलीज करती है, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो वो जो हार्मोन रिलीज करती हैं वो पूरी बॉडी को चाहिए, क्योंकि कंट्रोल तो पूरी बॉडी पे करना है ना. तो पूरी बॉडी में वो केमिकल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? वही ब्लड के थ्रू. तो यहां पर भी किसका फंक्शन आया? ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, क्लियर है? तो मीन्स हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे. मीन्स आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंड करता है. आपका पूरा जो जितने भी सिस्टम होंगे वो सभी किस पर डिपेंड करेंगे? फिर हम अगर रेस्पिरेशन की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की, तो सारे जो आपके टिश्यूज है, सेल्स है, उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन उनको कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन लंग्स से और डिफरेंट ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास किसके थ्रू जाती है? अगेन वो आपके ब्लड के थ्रू जाएगी. ठीक है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके साथ क्या? हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की जो एफिनिटी होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है, ऐसे ये ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, क्लियर है? ये उस दिन बात हम करना भूल गए थे रेस्पिरेशन में कि जो ऑक्सीजन है
वो किसके थ्रू जाती है, वो तो हमने देख लिया था कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी को जाती है। लेकिन ब्लड के अंदर भी किसके साथ, हीमोग्लोबिन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे ही जब टिश्यूज जो है वो CO2 रिलीज करेंगे, मीन्स O2 का यूज करके CO2 रिलीज करेंगे, तो उस CO2 को लंग्स तक लाने का काम मीन्स टिश्यू से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, CO2। तो CO2 भी किसके साथ आई, ब्लड के थ्रू आई, ब्लड में डिजोल्व होके आती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के कॉम्प्लेक्स के रूप में आती है। ठीक है, तो जो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 है, इट इज अगेन डिपेंडिंग ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मीन्स ब्लड। ठीक है, फिर वो ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने देखा जितने भी मोस्टली मेजर आपकी लाइफ प्रोसेस है वो सभी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपका जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो रेस्पिरेटरी मीन्स O2 और CO2 का एक्सचेंज करने में, एक्सक्रीटरी जो आपका वेस्ट है उसको रिमूव करने में, मीन्स किडनी तक जो आपका यूरिया है उसको लाने में, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, मीन्स ब्लड क्लोटिंग में भी, आपका ट्रांसपोर्ट वाइट ब्लड सेल्स टू इन्फेक्शंस, मीन्स अगर आपको कोई बीमारी होती है उससे बचाने का भी काम कौन करता है, ब्लड, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होती है, वाइट ब्लड सेल्स। फिर न्यूट्रिशन, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड, तभी हमें एनर्जी मिलती है। फिर जो ब्लड होता है वो आपके पीएच को और टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। ठीक है, फिर हार्मोनल हम डिस्कस कर चुके, जो हार्मोन है वो भी बॉडी के अंदर किसके थ्रू सर्कुलेट होते हैं, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड के क्या क्या ये सारे फंक्शंस हो गए। ठीक है, क्लियर है। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करना, कार्बन डाइऑक्साइड O2 का क्या करना, एक्सचेंज करवाना, मेटाबॉलिक वेस्ट को किडनी तक पहुंचाना, मीन्स ऑल दीज फंक्शंस आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यस ब्लड के ऊपर। ठीक है, तो जो हमें स्टडी करना है वो क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसे होगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ब्लड, मीन्स एक ऐसा मीडियम चाहिए, मीन्स जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें 3 चीजें हैं। कौन कौन सी, ब्लड है, ब्लड ऐसा मीडियम है जो फ्लो करेगा। ठीक है, फिर हमें एक ऐसा रास्ता चाहिए जिससे ब्लड जा सके। ठीक है, मीन्स भाई ब्लड तो हो गया हमारे पास कि ये सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा, लेकिन कोई ऐसा मीडियम भी तो होना चाहिए ना, मीन्स ऐसी कोई स्ट्रक्चर होनी चाहिए जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जा सके। तो वो स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, आपका वेसल्स। ठीक है, कि ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है, किसके अंदर सर्कुलेट करता है, वेसल्स के थ्रू। ठीक है, फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कर सके। ठीक है, क्योंकि पूरी बॉडी को अगर ब्लड पहुंचाना है तो वो प्रेशर के साथ उसको पंप करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। ठीक है, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज ब्लड दैट इज सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी, सेकेंड इज वेसल्स इन विच ब्लड इज सर्कुलेटिंग, सेकेंड क्या है, वेसल्स जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करेगा, एंड थर्ड इज heart which is a pumping organ which will pump the blood into whole body। ठीक है, पूरी बॉडी में पंप करने के लिए हमारे पास क्या है, पंपिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि हमें स्टडी क्या करना है। ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट क्या होगा, ब्लड किसके थ्रू होगा, वेसल्स के थ्रू, पंप कौन करेगा, हार्ट। सो अब एक एक को डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या कंपोजिशन है ब्लड का। ठीक है, अगेन चलते हैं। ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। ठीक है, ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। 50% तो ब्लड के अंदर होता है प्लाज्मा। ठीक है, 50% क्या है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा।
क्लियर है। 50% प्लाज्मा और फिर कितना बच गया, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या है, जो सेल्स होती हैं आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल प्रेजेंट होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो जो ब्लड है उसका 55% तो है प्लाज्मा, बाकी बचा 45, उसमें ये तीनों प्रेजेंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है। अब जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसमें 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है। ठीक है, जो आपका 55% प्लाज्मा है उस 55% का 90 से 92% जो होता है वो वाटर होगा। ठीक है, अब बचा 8 से 10%। उस 8 से 10% के अंदर क्या होता है, आपका प्रोटीन होंगे। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबिन और फाइब्रोनोजन। ठीक है, 3 तरह के प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर। ठीक है, उसमें एल्बुमिन ओस्मो रेगुलेरिटी को मेंटेन करता है, इम्यूनोग्लोबिन हमें डिजीज से बचाने में हेल्प करता है, मीन्स एंटीबॉडीज बनाने का काम किसका होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स का। फाइब्रोनोजेंस जो होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, अगर हमें कट लग गया, हमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए फाइब्रोनोजन काम करता है। ठीक है, फिर और क्या प्रेजेंट है प्रोटीन के अलावा प्लाज्मा में, इलेक्ट्रोलाइट है, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट है लाइक कैल्शियम, फॉस्फोरस, कई सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। क्लियर है, तो मीन्स हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसका 55% है प्लाज्मा, उसमें प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर, और जो बच गया उसमें क्या प्रेजेंट है आपका प्रोटीन, एल्बुमिन, इम्यूनोग्लोबिन, फाइब्रोनोजन। ठीक है, और बाकी आपका इलेक्ट्रोलाइट, आपका न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन पे, जो 45% बचा है वो क्या है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जो आरबीसी, इस 45 में से 44% अकेला है आरबीसी। ठीक है, जो 45% सेल है जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें अकेला आरबीसी कितना है, 44%। ठीक है, बाकी बच गया जो 1%, उसमें क्या है आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जो आपका 1% बचा उसमें क्या है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है। 55% प्लाज्मा, 44% आरबीसी और 1% में आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये कंपोजिशन है हमारे ब्लड का। ठीक है, ये हमारे ब्लड का कंपोजिशन है, 55% प्लाज्मा और 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स या जो सेल्स होती हैं। ठीक है, क्लियर है। ये हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये हैं आरबीसी, ये प्लेटलेट्स, और ये आपको जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की जो दिखाई देती हैं ये है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर नंबर की बात करें तो सबसे कम होती हैं आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये आपको 6000 से 10,000 या 5000 से 10,000 मिलेंगी। ठीक है, नंबर में कौन, व्हाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स जो होती है वो 2,50,000 से 4 लाख होती है पर मिलीमीटर। ठीक है, पर मिलीमीटर ये काउंट है, पर मिलीमीटर जो प्लेटलेट्स हैं वो कितनी है, 2,50,000 टू 4 लाख। और अगर 250 से नीचे जाता है तो वो क्या हो जाएगा, डिजीज कोज करेगी। ठीक है, क्लियर है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 5 to 6 मिलियन। ठीक है, 5 to 6 मिलियन पर मिलीमीटर। ठीक है, शायद आपको वो भी मिल जाएगा, एक कॉलम और टेबल है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं जो आपका रिथ्रोसाइट है इन्हीं को आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, इनका नंबर कितना है, 5 to 6 मिलियन। ये जो डाटा है ये पर मिलियन में दिया हुआ है। ठीक है,
जो सॉरी मिलीमीटर में, पर मिलीमीटर जो ब्लड है उसके अंदर आपको आरबीसी कितना मिलेगा, 5 से 6 मिलियन। ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, अगर कभी ल्यूकोसाइट आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इनका जो नंबर है वो 5000 से 10,000 है पर मिलीमीटर। ठीक है, क्लियर है। फिर जो आपका है, इसका फंक्शन क्या है, डब्ल्यूबीसी का डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ये हमें डिजीज से बचाने का काम करती है। आरबीसी का फंक्शन हमें पता है, ऑक्सीजन और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। ठीक है। फिर जो आपका डब्ल्यूबीसी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल है, इस्नोफिल है, न्यूट्रोफिल है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक है। फिर अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये कितनी है, 2,50,000 से 4 लाख प्रेजेंट होती हैं प्लेटलेट्स। इनका फंक्शन क्या है, ब्लड क्लोटिंग। क्या है इनका फंक्शन, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, क्लियर है। ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, जो आपका फाइब्रोनोजन प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, इन आरबीसी को कवर कर लेते हैं। अगर आप शेप देखना चाहो तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दिखाई दे रही हैं। ये है आपका ब्लड क्लोटिंग, कि जैसे ही हमें अगर क्या होता है, कोई कट लग जाता है, ब्लीडिंग हो गई, हम गिर गए, तो जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो फिर क्या होता है, आपके अंदर हमारे अंदर कुछ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो क्या होते हैं, जैसे आपका एक होता है थ्रोम्बिन। ठीक है, कौन सा एंजाइम होता है, थ्रोम्बिन। सबसे पहले ये एक्टिवेट होगा। थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एक और है आपका फाइब्रोनोजन, और आपका कई सारे होते हैं, फैक्टर 8 है, 9 है, 11 है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उन सब को ये थ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे ये भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्रोथ्रोम्बिन में। ठीक है, ये इसकी एक्टिव स्टेट है थ्रोम्बिन, और इसकी जो इनएक्टिव स्टेज है वो होती है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे ही ब्लीडिंग होती है, कट लगता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और ये जितने भी बाकी बचे फैक्टर उनको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ताकि ब्लड क्लोटिंग हो सके। ब्लड क्लोटिंग में होता क्या है कि वो जो आपका फाइब्रोनोजन जो होता है प्रोटीन, वो क्या करेगा, इन आरबीसी को कवर कर लेगा, ऐसे इसमें जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक नेटवर्क बना दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा था पहले कि आरबीसी जब आपका ब्लड सिक्रीट हो रहा था, रिलीज हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, तो ब्लड निकल रहा था, उससे आरबीसी निकल रही थी बाहर। तो लेकिन जब नेटवर्क बन गया, ये फाइब्रिन जो प्रोटीन है आपका, इसने नेटवर्क बना दिया, तो ये जो आपका आरबीसी है ये इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगी, इसके अंदर फंस जाएंगी, और जब आरबीसी बाहर नहीं निकलेंगी तो आपका ब्लड क्लोटिंग है वो हो जाएगी। मींस आरबीसी नहीं निकल रही तो आपका ब्लड जो ब्लीडिंग है वो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, और इसमें और कौन हेल्प करता है, आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, आपका जितने भी आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके। ठीक है, क्लियर है। तो जो सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो होता है थ्रोम्बिन। और एक और बात, अगर आपसे कोई पूछे, आपके माइंड में आए ये क्वेश्चन कि सर ये पहले से ही एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट क्यों नहीं होते, हमें इनको एक्टिव क्यों करना पड़ता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है बेटा, अगर ये पहले से ही एक्टिव होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ही ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। यही तो मेन रीजन है। अगर ये पहले से ही एक्टिव फॉर्म में होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा तो तभी ये ब्लड क्लोटिंग कर देंगे, और ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ब्लड आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और आदमी की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ताकि जब ब्लीडिंग हो, जब थ्रोम्बिन आपका क्या हो, सिक्रीट हो, और वो थ्रोम्बिन सबको एक्टिवेट करेगा, और थ्रोम्बिन तभी रिलीज होगा जब आपका ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो था आपका थोड़ा ब्लड क्लोटिंग के बारे में। ठीक है, फिर अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है,
आरबीसी। ठीक है, क्लियर है। ये आरबीसी ऐसे ही कॉनकेव शेप की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता मैच्योरिटी पे। ठीक है, तो हमारी जो आरबीसी है उसके मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये इन्यूक्लिएटेड होती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये है आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर प्रेजेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड दिखाई देता है और आरबीसी भी क्या है? रेड कलर की होती है। वो किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्लियर है। हीमोग्लोबिन भी दो यूनिट से मिलकर बनता है। एक तो होता है आपका हीम ग्रुप, ठीक है, प्लस आपका ग्लोबिन प्रोटीन, और जो प्रोटीन होता है ग्लोबिन उसका नाम होता है पोरीफायरिन। आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो उसको रेड कलर देता है। ठीक है, क्लियर है। और हीमोग्लोबिन दो यूनिट से मिलकर बना है आपका हीम प्लस ग्लोबिन, मीन्स हीम है उसके अंदर मेनली क्या होगा? आयरन। ठीक है, क्लियर है। तभी तो बोलते हैं ना कि हमें ऐसी वेजिटेबल्स खानी चाहिए जिनके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि वो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन, उसकी दो यूनिट हीम प्लस आपका प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है। फिर अगर हम बात करें कि एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो वो होता आपका 12 से 16 ग्राम। ठीक है, 12 से 16 ग्राम ये जो आपका है हीमोग्लोबिन, इतना एक ह्यूमन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर 14 से 16 और फीमेल के अंदर 12 से 14। ठीक है, ये एक नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है वो होना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो मीन्स वो कम है। एक जो एवरेज जो है वो मेल के लिए कितनी है? 14 to 16 और फीमेल के लिए 12 to 14। और अगर हम एक ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं ह्यूमन के केस में तो वो 12 to 16 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और अगर ये बिलो 7 जाती है आपका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है आपका, तो अगर ये इसको HB शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अगर ये बिलो 7 जाता है तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। एनीमिया क्या होता है? ब्लड की कमी हो जाना, हीमोग्लोबिन की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? एनीमिया। अगर ये बिलो 7 जाता है तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका ऑल अबाउट ब्लड्स। ठीक है, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है। प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कस किया, कौन से प्रोटीन थे उनका फंक्शन भी डिस्कस किया। फिर हमने ब्लड के अंदर देखा कि आरबीसी क्या काम कर रही है, डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रही है, आपका प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्लियर है, वो हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इनको हम सोल्जर ऑफ बॉडी भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें डिजीज से बचाने का काम करती है। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चले, तो नेक्स्ट हमारा क्या था? ब्लड हमारा फिनिश हुआ, ब्लड के अंदर कुछ नहीं बचा, ये ब्लड कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स इनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वो सब हम पढ़ चुके। ठीक है, क्लियर है। व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हम कर चुके। आरबीसी है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, वो भी हम बात कर चुके कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल है वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करती है, तभी तो बॉडी की प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट वेसल्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? वेसल्स की, जिनके थ्रू आपका ब्लड है जो ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ये पाइप जैसे एक होता है ना, पाइपलाइन बिछी हुई होती है, उसमें से वाटर जाता है, ऐसे ही स्टूडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर है कि ऐसा पाइपलाइन का एक नेटवर्क बिछा हुआ है कि
उनसे आपका ब्लड पास होता है। तो वो पाइपलाइन जो है, वो जो सिस्टम है, वो उनको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेसल्स। ठीक है, तो वो जो वेसल्स हैं, ये कलर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, इसको चेंज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, जो आपका वेसल्स है, उस वेसल्स में हमें तीन चीजें स्टडी करनी है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। ठीक है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी तीनों को डिस्कस करते हैं। आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं, बिना स्ट्रक्चर के क्लियर नहीं होगी पिक्चर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कहाँ गई? ये आ गई। ये देखो स्टूडेंट्स, ये है आपका कैपिलरी, वो आपका आर्टरी एंड वेन। ठीक है, अब इसमें देखो, जो रेड कलर है वो क्या है? आपका आर्टरी। रेड कलर हम किसके लिए यूज करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के को दिखाने के लिए। जब भी हम कभी सर्कुलेशन दिखाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो रेड कलर किसके लिए यूज करेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। उस ब्लड के लिए जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और जिस ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योर ब्लड भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो उसको हम ब्लू कलर से शो करते हैं। अब आपको दिख गया, ये वाली आपकी क्या है? वेन, और ये आपकी क्या है? आर्टरी। ठीक है, अब दोनों पे बात करते हैं। जो आर्टरी होती है, ये हमेशा प्योर ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कहां से कहां कैरी करेगी? जो आपकी आर्टरीज होंगी, वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। हार्ट से दूर ले जाने का मतलब क्या है? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास, लेकर जाने का काम किसका है? हार्ट से डिफरेंट टिश्यूज के पास, ऑर्गन्स के पास प्योर ब्लड ले जाने का काम कौन करेगी? आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरी का काम है प्योर ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना। कहां से कहां? आपके हार्ट से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास। ठीक है, क्लियर है? तो हार्ट से ब्लड गया आर्टरी के थ्रू, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास चला गया। फिर जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थे, उन्होंने उस ब्लड को यूटिलाइज कर लिया, मीन्स उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी उसको यूज कर लिया और उसके अंदर CO2 डाल दी। ठीक है, सपोज ये आ गया आपका, ये है आपके, यहां पर बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, यहां पर बॉडी पार्ट्स है, तो अब उन्होंने ऑक्सीजन को यूज कर लिया और ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। तो वो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, वो किसके अंदर डाल दिया जाएगा? वेसल्स के अंदर। तो वेसल्स को, ब्लड को कहां लेके जाएगी? कलेक्ट करने का काम किसका है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कौन करती है? आपकी वेसल्स। ठीक है, और वो वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, तो आर्टरीज तो हार्ट से दूर ले जा रही है ब्लड, मीन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास, और जो वेन है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेके जा रही है? हार्ट के पास। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों का? और एक्सचेंज कहां होता है? एक्सचेंज होता है आपका कैपिलरीज में। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड का जो एक्सचेंज है, मीन्स प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, कहां पर एक्सचेंज होता है? कैपिलरीज में। कैपिलरीज बिल्कुल फाइन होती है, बिल्कुल नैरो होती है। ठीक है, इनके अंदर आपका एक्सचेंज होता है प्योर ब्लड का और इम्प्योर ब्लड का। ठीक है, क्लियर है? फिर अगर हम बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज थिक होती हैं। इनके क्या क्या फीचर हैं? ये आपको थिक मिलेंगी, इलास्टिक होती हैं। ठीक है, क्लियर है? नैरो होगी, इनका जो डायमीटर होगा वो नैरो होगा। अब ये क्यों है? क्योंकि ये, इनका भी एक रीजन है कि ये थिक क्यों है, इलास्टिक क्यों है और नैरो क्यों है। क्योंकि जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होती है, तो उसके कारण जो प्योर ब्लड के अंदर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपका आर्टरीज होती है उसके अंदर जो ब्लड होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा। उस प्रेशर से आपका जो आर्टरीज है वो, उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए, मीन्स वो लूज ना हो जाए या ना कुछ भी आपका ब्रस्ट ना हो जाए, तो उसके लिए जो उसकी वाल होती है आपकी आर्टरीज की, वो थिक होती है। ठीक है, और इलास्टिक होती है, और आपका क्या होगा? वो नैरो होगी, ताकि ब्लड एक प्रेशर के साथ फ्लो करे। ठीक है भाई, एक
जिसका डायमीटर कम होगा, जिस नली का, उसमें से वाटर स्पीड से जाता है, और अगर आपका जो पाइप है वो ब्रॉडर होगी तो उसमें स्लो प्रेशर से जाएगा। और हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास अगर ब्लड पहुंचाना है तो ब्लड शुड बी फ्लो विद प्रेशर, तो प्रेशर से फ्लो करना चाहिए, तो इसीलिए जो आर्टरीज होती है उनका डायमीटर कम होगा। ठीक है, इसका अपोजिट है वेसल्स के अंदर, वेसल्स थिन होती है, कम इलास्टिक होंगी, और इनका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करेगा उसके अंदर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वहाँ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका आर्टरीज एंड वेन। हाँ स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन दोनों में है, याद रखना, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज है वो प्योर ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शन है, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, कौन सी? आपका पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, याद रखना ये एक्सेप्शन है, क्योंकि जितनी भी आर्टरी है हमारी ह्यूमन बॉडी में वो सब प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ऐसे ही जो वेसल्स होती है वो जितनी भी ये वेसल्स है इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो आपका पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा, क्या क्या हमने देखा, वेसल्स के अंदर आपका आर्टरी है उनका फंक्शन क्या है, वेन्स है उनका फंक्शन क्या है, उनके फीचर क्या है, और कैपिलरीज। तो कैपिलरीज है आपकी फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनके थ्रू आपका एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ब्लड जो आपका जो टिश्यू जो ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते। ठीक है, वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आते, वो ब्लड किससे लेते हैं? थ्रू कैपिलरी। ठीक है, थ्रू कैपिलरी वो ब्लड लेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें अब हमारा क्या बच गया? हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने ब्लड को कवर कर लिया जो कि फ्लूइड है, जो जिसका ट्रांसपोर्ट होना है। फिर हमने ये देख लिया कि किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, तो ट्रांसपोर्ट आर्टरी, वेन और कैपिलरी के थ्रू होगा, जिनको तीनों को मिला के हमने बोल दिया वेसल्स। अब नेक्स्ट बच गया ब्लड को पंप करने वाला ऑर्गन, दैट इज हार्ट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब कोशिश करूंगा कि 1 या 2 दिन में आपका रेगुलर है वो बायोलॉजी का लेक्चर हो, ताकि आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा स्पीड अप हो। और सिलेबस जैसे ही खत्म होता है आपका बायोलॉजी का, मीन्स ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, इसका फिर आपका टेस्ट होगा। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव। 2 टेस्ट होंगे, एक होगा आपका नॉर्मल लेवल का, एक टेस्ट होगा थोड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट व्यू ऑफ व्यू से, मीन्स NTSC, ओलंपियाड, उस लेवल का टेस्ट लेने का भी मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले आपका एक लेक्चर भी, 1 या 2 लेक्चर उसके लिए स्पेशल डाले जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो ऑप्शनल होंगे, आप करना चाहते हो तो करो, अगर आपको बोर्ड से स्टिक होके रहना है तो आप बोर्ड तक का भी। इससे इस वीडियो में भी मैंने मोर देन आपका जो सिलेबस है उससे थोड़ा ऊपर ही करवा दिया है। ठीक है, तो आप कर क्या सकते हो, जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो उससे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो आई होप जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।